नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। क्या जंतर मंतर से संसद तक हुआ काटा गया गदर वास्तव में छात्रों का प्रदर्शन था या फिर सियासी प्रयोग? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों के बीच में आंदोलन को हाईजैक करने को लेकर चल रहे हैं, उनसे यह सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सब में होड़ मची है। और होड़ इस बात की मची है, यह दिखाने की मची है कि हम छात्रों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। आज संसद में बहुत कुछ हुआ। सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी खूब हुई कि छात्र को आगे करके असल में विपक्ष अपनी गोटी सेट करने में लगा है। सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है, आज क्या क्या हुआ है, देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। डील विद द स्टूडेंट्स। पूरी चर्चा में बोल रहा ना, सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। ये मुद्दा की मर्यादा नहीं बनती है। राजीनामा देना चाहिए और चर्चा करने के लिए तैयार है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आप सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। कौन संजय सिंह? आम आदमी पार्टी की। अरे छोड़ो यार, किसी सीरियस आदमी का सवाल पूछो। Is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, should be relieved of his duties. We're 100% supporting every single student and we are fully behind you. बड़ी गर्म हवा है, जरा संभल के चल। बड़ी शातिर है चालें, जरा संभल के चल। हर तरफ हंगामा, हर तरफ शोर। क्या आप ये हंगामा खेज हवा ही तय करेगी कौन किस ओर? तो शोर हर तरफ है, जंतर मंतर से लेकर संसद तक, और इसी शोर शराबे हंगामे के बीच पटना चंडीगढ़ में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प तक हो गई। जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student and we are fully behind you. सवाल ये उठ रहे हैं कि छात्रों के नाम पर शुरू हुई राजनीति क्या विपक्ष के लिए टूल बन गए? क्या वाकई छात्रों के मुद्दों को लेकर सारा विपक्ष एकजुट हो गया, या इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने की होड़ विपक्षी पार्टियों के भीतर ही मच गई? पहले संजय सिंह ने कांग्रेस बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। अब अखिलेश ने कहा क्या आपने समझौता कर लिया? छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक तौर पर कैश कराने को लेकर बेचैनी बराबर बढ़ी हुई है विपक्षी दलों में, संसद के बाहर भी और भीतर भी। संसद में तो अखिलेश यादव छात्रों के प्रदर्शन और कांग्रेस के अति के रिएक्शन पर हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने स्पीकर पर यह आरोप लगाते पूछ लिया कि आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी सुनिए। अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। तो इधर अखिलेश बेचैन हैं, उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं का हलक इसलिए सूख रहा है कि राहुल गांधी मुद्दे को लपक रहे हैं। तो
तो वहीं कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी पर फायर हैं कि केजरीवाल उनसे पहले जंतर मंतर पर क्यों चले गए थे। समाजवादी इसलिए बेचैन हैं कि कांग्रेस महफिल न लूट ले, मतलब तिकड़म का तरबूज कटा नहीं, उससे पहले ही लगता है बंटवारे को लेकर बवाल हो गया। कांग्रेसी इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सीजेपी के आंदोलन का श्रेय ले रही है और राहुल गांधी पर सीधे हमले कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने तो सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर बिठा दिया। तो वहीं जब राहुल गांधी के धरने की खबर कल अखिलेश को मिली तो वो भी दौड़े दौड़े पीएम आवास तक पहुंच गए। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें अध्यक्ष महोदय? धापी मची है विपक्षी खेमे में। छात्रों के मुद्दे से ज्यादा ऐसा लगता है जैसे चिंता इस बात की है कि क्रेडिट कोई दूसरा न ले उड़े। तो एक तरफ राहुल गांधी लपक कर सीजेपी के मुद्दे को घेर चुके हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी किचकिचा रही है। एक कदम और आगे बढ़ते राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, लेकिन जब छात्रों के आंदोलन के क्रेडिट लेने वाला सवाल पूछा गया तो राहुल ये याद दिलाने लगे कि कल मेरे मुंह से खून निकल रहा था। आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? तो क्या कुल जमा ये कि संजय सिंह के आरोपों वाले सवाल पर राहुल गांधी ने गुगली फेंक दी और इस सवाल के जवाब में भी उसी तरफ इशारा किया कि छात्रों के हितों की खालिस बात इकलौती कांग्रेस ही कर रही है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संसद के बाहर एक साथ प्रदर्शन करते जरूर दिखे, लेकिन कुछ मामले तो दिलचस्प हैं ही। जैसे संसद में कांग्रेस कह रही है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले पेपर लीक पर चर्चा हो। कांग्रेस कहती है कि इस्तीफे के बाद ही चर्चा होगी, समाजवादी पार्टी कहती है कि इस्तीफा तो होता रहेगा, पहले चर्चा हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस लगी है बहती गंगा में हाथ धोने? क्या वाकई छात्रों के समाधान के बारे में कोई गंभीरता से सोच रहा है? यह मामला सिर्फ इन प्रदर्शनों के बीच अपने अपने नेताओं के चेहरों को चमकाना और उन्हें छात्रों का असली हितैषी बताना है। विपक्ष की सारी आपसी खींचतान के बीच सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। इस बीच जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के प्रतिनिधियों की वार्ता की भी खबर है। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या बात बनेगी? इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्रियों ने वांगचुक से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली और शिक्षा में सुधार को लेकर संसद में चर्चा कराने का भरोसा भी दोनों मंत्रियों की तरफ से वांगचुक को दिया गया। आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है
जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो है छात्रों के नाम पर की गई हिंसा, जिससे दिल्ली दहली। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों के एजेंडे में इस हिंसा को लेकर कोई आलोचना या विरोध नहीं है। पुलिस से लेकर पत्रकारों तक को छात्रों के नाम पर झुटी भीड़ ने निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक संसद मार्च के दौरान उपद्रवियों ने हिंसा से पहले और हिंसा के बाद तक की पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। जैसे प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया। पुलिस पर हमले को लेकर एक दूसरे से संपर्क करने के लिए ब्लूटूथ एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया। हिंसा करके मौके से भागने की प्लानिंग भी इसी एप्लीकेशन पर शेयर की गई। पुलिस हिंसा से पहले और हिंसा के बाद दोनों परिस्थितियों की जांच कर रही है। वायरल वीडियोस के जरिए पुलिस पत्थरबाजों और सुरक्षा बल कर्मियों से बदसलूकी करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की कोशिश भी कर रही है। लेकिन लगता है कि सियासी तौर पर अभी खेल बाकी है। पटना में कई जगहों पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। कई जगहों से पत्थरबाजी की खबरें भी आई। प्रदर्शनकारी यहाँ मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए हैं। आप देखिए तस्वीर किस तरह से इस पूरे इलाके में जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें कई ऐसे छात्र भी थे, या यूं कहे कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके तरफ से जमकर पथराव यहाँ पर किया गया। और जिस तरह के हालात आज पूरे पटना में देखने को मिला, जगह जगह इस तरह से प्रदर्शन और पथराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। यहाँ मुख्यमंत्री आवास तक पहली बार, मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये पहली बार ऐसी तस्वीर दिखी है जब मुख्यमंत्री आवास तक जो भीड़ है वो पहुंच जाए, प्रदर्शन करते हुए पहुंच जाए और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे। तो अगर बात अधिकारों की है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की है, सत्याग्रह की है, तो हिंसा और हमले क्यों? फिर चाहे वो पत्रकारों पर हो या पुलिस वालों पर। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ तस्वीरें विपक्ष की तरफ से भी दिखाई गई, लेकिन बस उतनी ही जितने से विपक्ष का नैरेटिव सेट होता हो। इसलिए चौकन्ना होने की जरूरत है। छात्रों के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो। ठीक है कि मांगों के लिए प्रदर्शन हो, धरना हो, लेकिन अनुशासित हो और शांतिपूर्ण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अखिलेश यादव छात्र के आंदोलन को लेकर दिल्ली में फंसे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी का एजेंडा सेट कर दिया है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों की दुखती रग यानी संभल हिंसा की फाइल को विधानसभा में रखने वाले। संभल हिंसा की फाइल में ऐसा क्या है जो विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? सवाल यह भी है कि क्या 27 के चुनाव के लिए संभल, मथुरा और बहराइच एपी सेंटर बन रहा है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा एपी सेंटर संभल बनेगा? अब संभल रुकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। बाबा जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा?
मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। मथुरा और बहराइच एपी सेंटर हिंदू शक्ति 27 में इसी से जीतेंगे यूपी। तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब चंद महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ अखिलेश यादव सत्ता के सिंहासन पर बैठने को बेचैन हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हिंदू वोट और अब नीट पेपर लीक के जरिए युवा वोट में उम्मीद देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम संयमित होकर अपने मिशन में जुटे हुए हैं। योगी लगातार यूपी को धुआंधार सौगात दे रहे हैं। सीएम योगी का संदेश विकास भी है, हिंदुत्व भी है और कानून का राज भी है। अब संभल रुकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे यहां पे 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को फिर से सौगात देने के लिए आना पड़ा है। संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। योगी के टारगेट पर संभल है, मथुरा है और बहराइच भी है, तो क्या ये जिले 2027 के एपी सेंटर बनने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 27 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर संभल सुर्खियों में है। योगी सरकार इसी मॉनसून सत्र में 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने जा रही है। मंगलवार को यूपी कैबिनेट के सामने करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। वैसे तो आयोग अपनी जांच रिपोर्ट पिछले साल अगस्त में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप चुका था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हिंसा भड़कने की सबसे बड़ी वजह उस समय संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान था। इसके साथ ही रिपोर्ट में संभल की बदलती डेमोग्राफी का जिक्र किया गया है। आयोग ने दावा किया है कि आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, लेकिन अब यह घटकर करीब 15% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक दंगे, हिंसा, धर्मांतरण और दूसरी घटनाओं की वजह से यह बदलाव आया। श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिंदू आबादी कम होने के बाद विदेशी मूल के मुसलमानों और स्थानीय मुसलमानों के बीच भी संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। आयोग ने तुर्क और धर्मांतरित हिंदू मूल के पठानों के बीच विवाद का भी जिक्र किया है। जो दावा रिपोर्ट में सामने आ रहा है, ऐसा ही दावा सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में कहते आए हैं। पिछले हफ्ते संभल दौरे के दौरान सीएम योगी ने यह बात फिर से दोहराई। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा।
संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में और क्या क्या है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने तुर्क मुसलमान की बात कहकर निशाना साधा तो मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाले ओवैसी आग बबूला हो गए। ओवैसी ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया बल्कि अब की बार यूपी में MIM का फॉर्मूला चलने की बात तक कह डाली। समाजवादी पार्टी सांसद बर्क ने भी CM योगी पर पलटवार किया। आपने तुर्कों के बारे में कहा था तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान M निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा जब A नहीं चला तो M कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह। तुर्कों से मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री होते हुए भयभीत हैं तुर्क वर्ड से, क्योंकि संभल आकर के भी तुर्क ही उन्हें याद आते हैं, मुरादाबाद जिले में आते हैं तो भी तुर्क याद आते हैं। तुर्क जबकि वर्ड के इतिहास को मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि योगी शायद जानते नहीं है कि तुर्कों का इतिहास क्या रहा है। तुर्कों ने अगर इस देश के ऊपर हुकूमत की है तो इस देश के अंदर आज़ादी के लिए भी अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में संभल के पुराने दंगों का भी जिक्र है। पिछले 7 दशकों के दौरान संभल में हुए 15 सांप्रदायिक दंगों की बात रिपोर्ट में है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल के कई धार्मिक स्थलों पर समय के साथ कब्जा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कुओं पर कब्जे का भी जिक्र किया गया है। जिन तीर्थ स्थल और पावन कुओं का जिक्र रिपोर्ट में है, योगी सरकार उनके पुनरुद्धार का काम कर रही है। संभल हिंसा के बाद से ही कई जगहों पर अवैध कब्जे हटाकर योगी सरकार ने इन तीर्थ स्थलों को फिर से जीवंत करने का काम शुरू किया है। योगी सरकार ने संभल की ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान को विश्व पटल पर और धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए बड़ी नींव रखी। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है। जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान कनेक्शन की बात भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में गैंगस्टर शारिक साठा का भी जिक्र किया गया है। आयोग ने दावा किया है कि उसका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े जाली नोट गिरोह से रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा के बाद जो हथियार बरामद किए थे उनमें एक विदेशी पिस्टल भी मिली थी जिस पर मेड इन USA लिखा था। संभल लंबे समय से सियासी और धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र रहा है। 2024 की हिंसा के बाद अब CM योगी का कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस के प्रतीक बुलडोजर और विकास की सौगातें एक साथ चल रही हैं। अभी चंद दिन पहले CM योगी ने चंदौसी में गणपति की 145 फुट और भगवान श्री राम की 151 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले हिंसा की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखना क्या 2027 की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? तो क्या यूपी में 2027 की बिसात बिछ चुकी है? इस बार सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर क्यों हैं? क्या 2027 के यूपी चुनाव की लकीर संभल से खिंच चुकी है? सिर्फ संभल ही नहीं, 2027 का दूसरा एपिसेंटर मथुरा है। अखिलेश यादव भले राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ मथुरा को लेकर फ्रंट फुट पर आए। योगी ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने को ललकार भी दिया। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि पर फिलहाल तो बोलने से बच रहे हैं, लेकिन योगी जानते हैं कि हिंदू वोट को कैसे एकजुट करना है। एक दिन पहले बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति को भी आड़े हाथों लिया और साफ किया कि यूपी में किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर आयोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी बहराइच से ओवैसी ने अपने मिशन की शुरुआत की थी। अब सवाल है कि क्या यूपी में राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की जंग से ही 2027 की नई सियासी पटकथा तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बताएं, सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। अनशन के 25वें दिन ये वीडियो संदेश जारी किया गया है। भरोसा मिला सरकार की ओर से तो आज ही अनशन खत्म कर दूंगा। मंत्रियों ने अनशन खत्म करने की अपील की है। सोनम वांगचुक की ये तस्वीर आई है, ये वीडियो उन्होंने जारी किया। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट समिति की आज बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष गोविंद दास गिरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आज की बैठक के बारे में बताया। उन लोगों के मुताबिक ट्रस्ट ने आज धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। समिति में अयोध्या के 5 संतों समेत कुल 9 सदस्य होंगे। इसके अलावा बैठक में रिक्त पड़े खाली पदों को भरने का संज्ञान भी लिया गया और कहा कि इन पदों को भरने के लिए कुछ और समय लगेगा। चढ़ावा राशि की गणना में स्टेट बैंक के साथ संपन्न एमओयू के अंतर्गत बैंक की त्रुटियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के चयन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि सीईओ के गठन को लेकर ज्यादा आवेदन आने की वजह से चयन समिति ने 1 महीने का और समय मांगा है। सीईओ की नियुक्ति में विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति को ट्रस्ट ने स्वीकृत किया है। ट्रस्ट के मुताबिक चढ़ावे चोरी पर जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त भी नहीं हुई है, इसलिए उस संबंध में चर्चा नहीं हुई। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बैठक में संज्ञान लिया। आज ट्रस्ट ने कहा कि तमाम दुष्प्रचार और आरोपों के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई। अब आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए नई एसआईटी का गठन करने के लिए कहा है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। जांच कर रही एसआईटी टीम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। गिरफ्तार 8 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ट्रस्ट से हटाए गए चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों से पुलिस को कैश और गहने भी बरामद हुए हैं। तो ये अभी तक क्या क्या हुआ है उसकी ये टाइमलाइन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ मुनीर आतंकी साजिश रच रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मुनीर और उसकी सेना पीओजेके को लेकर चौतरफा गिरी। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए मुनीर आतंकियों का सहारा ले रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली में हो रहे छात्रों के आंदोलन की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है।
नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूरे देश में इस समय एक अलग माहौल है। छात्रों और युवाओं के हक की बातचीत हो रही है। पेपर लीक को लेकर आंदोलन भी चल रहा है। सरकार दबाव में भी है और मांग हो रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से आंदोलन, संसद मार्च के दौरान भारी बवाल, लाठीचार्ज को लेकर सवाल भी। इस समय एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़े हैं, मशहूर पॉप सिंगर हैं, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मीका सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। नमस्ते राकेश जी, थैंक यू। मीका भाई, पहला सवाल आपसे यही है कि किस एक बात ने आपको अंदर से ये आवाज उठाई कि आपको इस आंदोलन के समर्थन में बोलना चाहिए, जो आपने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर? किस एक बात ने आपको इंस्टिगेट किया? देखिए जी, दो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। सबसे पहले तो जो पेपर लीक जो हुआ उस पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं, जो सवाल जायज़ भी हैं। और दूसरी मैंने देखे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे जो सुसाइड कर रहे थे क्योंकि वो टाइम से पहुंच नहीं पाए पेपर देने के लिए। तो मुझे दोनों चीज़ें में बहुत ज़्यादा एक गुस्सा है कि एक तो जिन्होंने पैसे दे के पास होना था वो तो हो गए, जो बेचारे पढ़ लिख के पास होना चाहते थे उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, उनका भी करियर तो ख़राब हो गया। तीसरा, जो बच्चे पेपर देने जा रहे थे और वो लेट हो गए। मैंने ये भी सुना था कि जब वो पेपर देने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं एक कोई किसी पॉलिटिशियन का कोई एक रैली चल रही थी जिसके कारण वो बच्चे पहुंच नहीं पाए। तो ये तीनों चीज़ें, फिर इनका जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है एंड उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही वो कहाँ जाएँ। स्टूडेंट्स बेचारे इनोसेंट हैं, डेफिनेटली उनको कोई आवाज़ चाहिए, तो फिर वो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। एंड डेमोक्रेसी है, हर इंसान को बोलने का हक है, हर बच्चे को बोलने का हक है। तो अगर जब शुरू ही हुआ था ना, अगर शुरू में ये मामला सुलझ जाता तो शायद ये यहाँ तक तूल नहीं लेता। लाठियां किसी पर चले और निर्दोष पर चले वो बिल्कुल गलत है। उसका हम सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एक महिला साथी को मीका भाई बंधक बनाकर रखा गया, वो भी उसी भीड़ में से लोग नहीं कर सकते। एक हमारे साथी रिपोर्टर के कपड़े फाड़ दिए गए, वो भी उसी भीड़ में से थे। सर, मैं वही आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमने भी थोड़ा स्कूल टाइम में हम भी रहे हैं, स्कूल जाते रहे हैं। कभी कभी कोई इलेक्शन होते थे कॉलेज के, उनके साथ भी हम चल जाते थे। ज़्यादा भीड़ में क्या होता है, आप ये देखना, अगर जो अच्छे रियल स्टूडेंट्स होंगे वो बेचारे कभी ऐसे काम करेंगे नहीं। वो मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, लेकिन वो बेचारे अपना नारा लगाते रहेंगे। कुछ ऐसे ज़रूर ऐसे घटिया लोग होते हैं जो हर जगह आपको मिलेंगे, जिन्होंने आपकी मीडिया कर्मचारी के साथ ऐसी बदसलूकी करी, उनको भी माफ नहीं करना चाहिए। आपकी किसी से बातचीत हुई है मीका भाई? आंदोलन से जुड़े लोग, क्या आप एक्टिवली इसमें कोई आपका पार्टिसिपेशन होगा? आप किसी तरीके की आवाज बनेंगे? बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। नहीं सर, मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है डिवाइन टच, और मैं हर जहाँ भी कुछ लोग बेचारे होते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे फार्मर्स हों, चाहे बिहार में कोई बाढ़ आई हो, मेरा काम होता है मैं सबको लंगर लगाता हूँ। पर मैं कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं बनूंगा। मुझे कोई पॉलिटिक्स की मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। मीका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो चलिए, अब से थोड़ी देर पहले हुई मीका सिंह से बातचीत आप सुन रहे थे। अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। सवाल कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, आगे क्या करेगा? भारत के खिलाफ मुनीर आतंकी साजिश रच रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मुनीर और उसकी सेना पीओजे को लेकर चौतरफा घिरी है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए मुनीर आतंकियों का सहारा ले रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में हो रहे छात्रों के आंदोलन की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। रिपोर्ट। अनंतनाग में टेरर अटैक। यूपी में आईएसआई के स्लीपर सेल की गिरफ्तारी। गुजरात और मध्य प्रदेश में जैश के नेटवर्क का भंडाफोड़। और अब दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को लेकर इस्लामाबाद से लाहौर तक मुनीर के नैरेटिव गैंग का एक्टिव हो जाना। क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर मुनीर के टेरर प्लान की कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा? ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है
हिंदुस्तान की शांति को भंग करने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। मुनीर अपने स्लीपर सेल और आतंकी आकाओं के साथ मिलकर पूरा खेल रच रहा है। अनंतनाग में हुए टेरर अटैक के बाद फिर से इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है। टीआरएफ आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये पहला ऐसा आतंकी हमला है जिसमें पुलिस जवान की मौत हुई है और तब से लेकर आज तक लगातार सुरक्षा एजेंसियों ने एक प्रहार किया था आतंकियों पर, उनके नेटवर्क्स पर, और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आज इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां फिर एक बार अलर्ट हो गई हैं। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम हमले के बाद ये घाटी में हुई पहली आतंकी घटना है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। एक दिन पहले ही यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के गैसडी से 29 साल के शहरोज अहमद को गिरफ्तार किया। एटीएस का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैसा था? नॉर्मल था, बस वो क्या है कि कभी कभी शराब वगैरह पीकर आता था और पापा बोलते थे उसको तो झगड़ा उगड़ा करता था, आंख दिखाता था और क्या। इससे पहले भी गुजरात एटीएस ने जैश टेरर मॉड्यूल के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात और एमपी में अलग अलग छापेमारी के दौरान दहशतगर्दों के इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। इन आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश में जैश के नेटवर्क को खड़ा करने का जिम्मा सौंपा गया था। तो क्या यह माना जाए कि मुनीर किसी बड़ी साजिश के तहत हिंदुस्तान में अपना टेरर नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्फ जमने से पहले पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क भारत में अपनी पैठ बढ़ाने की जुगत में है? दूसरी तरफ दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को लेकर भी पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से नैरेटिव सेट करने का खेल शुरू हो गया है। मुनीर की पूरी पलटन कैमरे के सामने एंटी इंडिया कंटेंट क्रिएट करने में जुटे हैं। सुना आपने, जिस मुल्क का खुद का कोई इकबाल नहीं, जहां ना तो लोकतंत्र है ना तो सियासत में कहीं जनता के हक की आवाज है, अब वो ज्ञान बांट रहा है। इतना ही नहीं, दिन में ही हसीन सपने भी देख रहा है कि भारत में इनकलाब दस्तक दे रहा है।